दोस्तों, अगर आप स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले सिर्फ ये 5 रेशियोज चेक कर लेते हो तो आप 80% गलत स्टॉक्स इंस्टेंटली फिल्टर कर लोगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस चेकलिस्ट बनाना सिखाऊंगा जिसको यूज़ करके आप किसी भी शेयर को एनालाइज करते वक्त उसमें टिक लगा सकते हो। और इस चेकलिस्ट से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन सी शेयर आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी शेयर आपको अवॉइड करनी चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा जिन्हें समझने के बाद आपके लिए सही स्टॉक्स चूज करना और भी इजी हो जाएगा और आपके प्रॉफिट के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। प्रमोटर्स आपके पैसे का क्या कर रहे हैं, वो पैसा बढ़ा रहे हैं या सिर्फ बिजनेस को इन्फ्लेट करके प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। एंड एग्जैक्टली वही आता है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सोचो, एक ही लोकेलिटी में 2 रेस्टोरेंट है, आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला रेस्टोरेंट ए, इसने इन्वेस्टर से 100 रुपए लिए और उस 100 रुपए से 30 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। वही दूसरे रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट बी, इसने इन्वेस्टर से 1000 रुपए लिए और उससे 200 रुपए का प्रॉफिट बनाया। अब यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो बोलेंगे रेस्टोरेंट बी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो बिजनेस भी अच्छा होगा। बट एक्चुअल में अगर आप एफिशिएंसी देखो तो पहले बिजनेस ने 100 रुपए से 30 कमा लिया, सिंपल लैंग्वेज में 30% का रिटर्न, जबकि रेस्टोरेंट बी ने 1000 से सिर्फ 200 के प्रॉफिट बुक करें, यानी 20% का रिटर्न। तो बिजनेस शेयर होल्डर के पैसे का कितना एफिशिएंट यूज कर रहा है ये देखना होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी एग्जैक्टली यही बताता है। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे, बस ये समझ लो ROE जितना हाई बिजनेस उतना एफिशिएंट और आपका स्टॉक सिलेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग। इसीलिए अगर एक कंपनी 12% ROE दे रही है और दूसरी 18%, तो बाकी सब फैक्टर्स सेम होने पे 18% वाला बिजनेस इन्वेस्टर के लिए नेचुरली बेटर होता है। तो दोस्तों, आज का दूसरा रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये एक ऐसा नंबर है जिसे ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं और बाद में पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखो, आपका मेन पर्पस सिर्फ एक है, सही कंपनी चूज करके पैसा बनाना। सिंपल लैंग्वेज में सोचो, कंपनी अपना बिजनेस अपने पैसे से चला रही है या उधार के सहारे चला रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको एग्जैक्टली वही बताता है। जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करो, ये रेशियो ज़रूर चेक करना और सिर्फ करेंट ईयर मत देखना, पिछले 3 साल का ट्रेंड देखना। अगर ये रेशियो 1 से ऊपर जा रहा है या हर साल धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है तो ये एक सीधा वार्निंग साइन हो सकता है। इसका मतलब कंपनी पर डेट का लोड बढ़ रहा है और आगे चलकर उस डेट को सर्व करना मुश्किल हो सकता है। और जब डेट सर्व नहीं होता, सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है शेयर होल्डर्स पर, यानी आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर पर। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, ये रेशियो बैंकिंग और NBFC कंपनीज के लिए रिलेवेंट नहीं होता क्योंकि उनका मेन बिजनेस ही उधार यानी डेट पे बेस्ड होता है। उनके लिए अलग रेशियो यूज होते हैं। दोस्तों, तीसरा पैरामीटर जो आपको हमेशा चेक करना चाहिए वो है प्रमोटर होल्डिंग। सिंपल सी बात है, कंपनी को सबसे ज़्यादा कौन जानता है, आप, मैं या मार्केट? नहीं, प्रमोटर्स जो बिजनेस चलाते हैं, डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग देखना एक तरह से बिजनेस का कॉन्फिडेंस मीटर होता है। अगर प्रमोटर्स ओपन मार्केट से अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल है, वो लोग अपने ही बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ पे कॉन्फिडेंट है। ये जनरली एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन कभी आप देखेंगे कि प्रमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं। अब ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, किसी भी बिजनेस को कभी कभी प्रॉफिट बुक करना पड़ता है या पर्सनल कमिटमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, तो थोड़ा बहुत सेलिंग नॉर्मल है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब सेलिंग फोर्स्ड होती है। अब प्रमोटर्स मजबूरी में अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं और ये जब होता है तो स्टॉक प्राइस पर डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कभी कभी काफ़ी तेजी से। इसके साथ दोस्तों, आपको हमेशा शेयर प्लेज
तो देखना ही चाहिए। प्लेजिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रमोटर अपने ही शेयर्स को गिरवी रख के लोन लेते हैं जब बिजनेस को पैसा चाहिए होता है, पर प्रमोटर्स के पास पैसा नहीं होता तो वो अपने शेयर्स बैंक को गिरवी रख देते हैं। ये सुनने में नॉर्मल लगता है, पर इन्वेस्टर के लिए ये सिचुएशन काफ़ी रिस्की होती है। अगर आप देखते हो कि प्रमोटर अपने प्लेज्ड शेयर्स बढ़ा रहे हैं तो ये एक मैसिव रेड फ्लैग है। ज़्यादा प्लेजिंग का मतलब कंपनी पर ऑलरेडी डेट की प्रॉब्लम है और प्रमोटर्स को ऑपरेशंस चलाने के लिए और ज़्यादा लोन चाहिए। इसका रिजल्ट प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा डेट के इंटरेस्ट में चला जाता है। ईपीएस गिरता है, डिविडेंड की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और स्टॉक प्राइस का एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट रुक जाता है। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर शेयर प्राइस थोड़ा भी फॉल हुआ तो लेंडर्स प्रमोटर को फोर्स कर सकते हैं कि वो और शेयर्स बेचे और वहीं से कभी कभी शेयर प्राइस में क्रैश आ जाता है। इसलिए सिंपल सी एडवाइस, ऐसी कंपनी से दूर रहो जहां प्लेजिंग हाई हो या हर क्वार्टर बढ़ रहा हो, क्योंकि चाहे बिजनेस की क्वालिटी हाई हो, प्लेजिंग के चलते वो स्टॉक एक ही दिन में गिर सकता है और ये रिस्क लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। चौथा पैरामीटर है पीई रेशियो। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट कंपनी भी एक बुरा इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर आपने उसे गलत प्राइस पे खरीदा। अब तक हमने कंपनी का बिजनेस, मैनेजमेंट, डेट, आरओई सब इवेल्युएट कर लिया है और ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं, आपको अच्छे कंपनीज को अच्छे वैल्यूएशन पर खरीदना भी आना चाहिए। और यही आता है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। स्टॉक का करंट प्राइस कितना है और कंपनी हर शेयर पर कितना कमा रही है, ये दोनों को कंपेयर करता है पीई। सपोज एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 10 का है, तो पीई रेशियो हुआ 10। ये रेशियो जनरली वेबसाइट पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं। स्क्रीनर, मनी कंट्रोल हर जगह आपको मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं, एक स्टॉक देखा पीई 9 है और सोचा अरे वाह ये अंडर वैल्यूड है, पर ये सोचना काफ़ी गलत होता है क्योंकि पीई अकेला कुछ नहीं बताता। हो सकता है पीई लो हो क्योंकि कंपनी स्लो ग्रो कर रही है या अर्निंग्स गिर रही है या कोई रिस्क है जो मार्केट ने पहले ही प्राइस में डाल दिया। दोस्तों, पीई को कंपेयर करो उसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ। अगर एक स्टॉक का पीई बाकी सिमिलर बिजनेस वाले स्टॉक से कम है तो वैल्यूएशन वाइज वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। और कंपेयर करो कंपनी के हिस्टोरिकल पीई के साथ। देखो पिछले 3 से 5 साल में इसका पीई कितना था और आज किस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अगर आज का पीई अपने हिस्टोरिकल पीई से कम है तो हो सकता है आपको वहाँ वैल्यू मिल रही हो। दोस्तों, अब तक हमने 5 की रेशियोज को समझ लिया और अब वक्त आता है इन्हें एक्शन में लाने का। लेकिन स्क्रीनर यूज करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी फॉर्मूला या मेथड से हर कोई करोड़पति बन सकता तो लोग अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग ही करते। यहाँ कोई भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, ना पहले था ना आगे कभी होगा। लेकिन इस फॉर्मूला का काम कुछ और है। यह आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है जिससे आप गलत स्टॉक से बच सकते हो और वक्त के साथ अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। अब इंडिया में 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज है और हमें उनमें से सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट ढूंढनी है। तो कोई भी स्क्रीनर यूज़ करो। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ screener.com और इनमें ये फिल्टर्स लगाओ। सबसे पहले मैं लगाऊंगा रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 20%, ताकि पता चले कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट फिल्टर में लगाऊंगा डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1। ज़्यादा डेट फ्यूचर में प्रेशर बना सकता है। तीसरा फिल्टर मैं लगाऊंगा प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50%, क्योंकि हाई होल्डिंग मतलब हाई कॉन्फिडेंस ऑफ ओनर। और चौथा फिल्टर में लगाऊंगा प्लेज्ड शेयर्स लेस देन 10%। आप चाहो तो यहाँ 0 भी ले सकते हो। फिर लगाऊंगा मैं पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन इंडस्ट्री पी, क्योंकि लोअर पी इंडिकेट्स पोटेंशियली बेटर वैल्यूएशन। और उसके बाद दोस्तों मैं लगाऊंगा सेल्स ग्रोथ यानी टॉप लाइन प्रॉफिट 3 साल का ग्रेटर देन 15%,
ताकि बिजनेस कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है या नहीं वो हमें पता चले। उसके बाद मैं लगाऊंगा प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का ग्रेटर देन 15%। ये है बॉटम लाइन प्रॉफिट, क्योंकि अर्निंग्स भी सेल्स के साथ ग्रो करनी चाहिए। और आखिर में दोस्तों मैं लगाऊंगा मार्केट कैप का फिल्टर ग्रेटर देन 500 करोड़, ताकि मैं स्मॉलर कंपनीज जो ज़्यादा रिस्की होते हैं उन्हें अवॉइड करूं। जब आप ये फिल्टर्स अप्लाई करोगे तो 5000 स्टॉक में से सिर्फ 60 से 80 स्टॉक बचते हैं। अब ये स्टॉक्स खरीदने नहीं हैं, पर ये डेफिनेटली फर्दर रिसर्च के लिए शॉर्टलिस्टेड हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, स्क्रीनर इज ए फिल्टर नॉट ए पिकर। ये आपको पॉसिबल विनर्स दिखाता है, पर फाइनल डिसीजन अभी बाकी है। आप चाहो तो स्क्रीनर्स के नंबर थोड़ा एडजस्ट करके प्ले अराउंड भी कर सकते हो, मार्केट सिचुएशन और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो दोस्तों अब आपके पास एक सॉलिड फंडामेंटल चेकलिस्ट है, जिससे आप किसी भी स्टॉक को बेसिक लेवल पर फिल्टर कर सकते हो और गलत डिसीजन से काफ़ी हद तक बच सकते हो। लेकिन याद रहे, ये बस फर्स्ट स्टेप है। इन्वेस्टिंग तब शुरू होती है जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट और मैनेजमेंट की सोच तक पहुंचते हो। और ये पार्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर यही वाला स्टेप आपको रियल इन्वेस्टर बनाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।